नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का BRM एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 10 साइंस की, विज्ञान की। इसमें आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, ज़रूर होंगे। और पूरा सिलेबस आपने पढ़ रखा है, तो हम कुछ टॉपिक्स ऐसे लेंगे जो आप आसानी से कवर कर सकते हो, छोटे छोटे टॉपिक्स, और जिनसे नंबर आपके अच्छे से आ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए घर पे, और ये वीडियो को सबके साथ में शेयर भी कीजिए। क्लियर है? ये हिंदी मीडियम की क्लास है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति हम चैप्टर उठा रहे हैं, जो बहुत छोटा टॉपिक है। अब जो अभी बोर्ड का सिलेबस कम हुआ था, उस कम हुए हुए सिलेबस में से ऊर्जा को हटा दिया गया है। ऊर्जा क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन ऊर्जा पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा को अगर नहीं समझा तो आप शक्ति को नहीं समझ पाओगे। शक्ति को कभी भी बिना ऊर्जा के नहीं समझा जा सकता, इसलिए ऊर्जा को भी समझना जरूरी बन जाता है। तो सबसे पहले हम कार्य लेंगे, फिर हम ऊर्जा की बात करेंगे, फिर हम शक्ति की बात करेंगे, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर पहले पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे सारी बातें कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कार्य के साथ शुरुआत करते हैं। कार्य क्या होता है? वर्क, अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क। आपको मिलता है क्लास वर्क, होमवर्क, CW, HW, वो वाला वर्क। ये वो वाला वर्क नहीं है, ये बेसिकली यांत्रिक वर्क कहलाता है। कौन सा वर्क कहलाता है? यांत्रिकी वर्क। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, यांत्रिकी वर्क या फिर मैकेनिकल वर्क। कहने का मतलब क्या है कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है बल। बल क्या होता है? बल कोई भी एक कारक है जो किसी भी वस्तु पर लगाने से, कोई भी ऐसा कारक जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु के अंदर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसको बल कहते हैं। या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। समझ आ रही है बात? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ। बल क्या होता है? कोई भी एक ऐसा कारक जो किसी वस्तु पर लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर टू एवरीवन? चलो, बल के बारे में समझ आ गया हो तो कार्य क्या होता है? कार्य को हम W से दर्शाते हैं। कार्य को हम किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। W क्या होता है? देखो, मान लो कोई वस्तु यहां पर पड़ी है, कोई वस्तु यहां पर पड़ी है, जमीन पर रखी हुई है। ये जमीन पर रखी हुई वस्तु को आपने इस दिशा के अंदर एक बल लगाया F, और इस दिशा में बल लगाने से इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी कहने का मतलब ये वस्तु है, इस वस्तु को इस दिशा में खींच रहा हूं। इस दिशा में खींचूंगा वस्तु को, तो वस्तु ऐसे खींचेगी। वस्तु अगर ऐसे खींचेगी तो वस्तु के खींचने के कारण, देखो पहले वस्तु यहां पड़ी थी, फिर वस्तु कहां आ गई? आगे आ गई। अगर आगे आ गई तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इन दोनों का जब माइनस करोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो वो होता है आपका विस्थापन। इसी तरीके से बल जो परिभाषित किया जाता है जो कार्य परिभाषित किया जाता है, वो कार्य क्या होगा? जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो तो उस बल के कारण वस्तु में विस्थापन आता है। वस्तु में क्या आता है? विस्थापन आता है। अगर किसी भी वस्तु के अंदर विस्थापन आया बल लगाने के कारण, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है, इस गुणनफल को हम क्या कहते हैं? इस गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कहने का मतलब कार्य बराबर क्या होना चाहिए? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। लेकिन ध्यान रखना, ये बल गुणा विस्थापन तो हम बोलते हैं, होता ये नहीं है। ये होता है F.S। इस गुणा में क्रॉस नहीं लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है और बल भी एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जो कि दिशा और परिमाण दोनों रखती हो, यानी परिमाण के साथ साथ
दिशा पर निर्भर करती है उनको हम बोलते हैं सदिश राशियां। और दो सदिश राशियों के गुणनफल से ऐसी राशि बनी है जो कि अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अर्थात ये कैसा गुणनफल होना चाहिए? अदिश गुणनफल होना चाहिए। कैसा गुणनफल होगा? अदिश गुणनफल। अतः हम कह सकते हैं कि W जो होना चाहिए वो FS गुणा कोस थीटा होगा। W क्या होगा? FS गुणा कोस थीटा होगा। ये कैसे आता है वो भी आपको मैं करके बताऊंगा। पहले हम कार्य की परिभाषा लिख लेते हैं। कार्य क्या होता है? किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उत्पन्न हुए विस्थापन तथा विस्थापन की दिशा में बल के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। हमने क्या बोला है कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। बल और बल की दिशा में ही क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। क्लियर है? अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात W बराबर FS, F गुणा S। S क्या है? विस्थापन है। क्लियर है? जहां F आपके पास में बल है, S आपके पास में क्या है? विस्थापन है। S आपके पास क्या है? विस्थापन है। और थीटा क्या है? F और S के बीच बनने वाला कोण। बल तथा विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण। बल तथा विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो तो इधर देखो, W बराबर हो गया FS कोस थीटा। W बराबर जैसे ही आपके पास FS कोस थीटा हुआ तो इसको हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास ये वस्तु थी। इस वस्तु में बल जो लग रहा है वो किसी ना किसी कोण पर लग रहा है। जैसे बचपन में आप गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी ऐसे रहती थी, उसके एक धागा बांध करके ऐसे ऊपर की तरफ खींचते थे, ऐसे इधर से मैं निकला गाड़ी लेके, यही करते थे। तो ये जो आप गाड़ी चलाते थे बचपन में, उस गाड़ी के अंदर जो धागा बंधा होता था, ये गाड़ी है, मान लो ये आपकी गाड़ी है, इस गाड़ी पे इधर धागा बांध रखा है, तो बल आप खींच रहे हो वो इस धागे के अनुदिश खींचोगे। अगर आपने धागे के अनुदिश खींचा तो गाड़ी आपकी आगे की तरफ चली, यानी विस्थापन आपका इस दिशा में हुआ। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, या विस्थापन की दिशा में बल के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। तो कार्य कितना होना चाहिए? कार्य W बराबर बल, इस बल का विस्थापन की दिशा में घटक निकालो। घटक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो इसको मिला दिया, बनने वाला कोण कितना है? थीटा है। ये आपके पास भुजा जो है वो बल को निरूपित कर रही है, ये S को निरूपित कर रही है, ये इसको निरूपित कर रही है। अगर मैं बोलूं कि ये कोई भी त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये आपका आधार है, यह आपका कर्ण है और ये आपका लंब है, तो ये थीटा का मान होता है। अब अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से LAL, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टे में कर्ण जो है वो कोस थीटा के बराबर होना चाहिए। हमें इस दिशा में बल चाहिए था, तो आप आधार का मान निकाल लो। आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण गुणा कोस थीटा। कर्ण गुणा कोस थीटा करते हो तो कर्ण आपके पास कितना है? F के बराबर है। कर्ण आपके पास किसके बराबर है? बल के बराबर है। तो बल गुणा कोस थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा? आधार के बराबर। यानी इस दिशा में लगने वाला बल कितना है? F कोस
थीटा। इस दिशा में बल लगने वाला अब कोस थीटा है, इस दिशा का विस्थापन एस है, दोनों का गुणनफल करो तो आपको क्या मिलेगा, दोनों का गुणनफल करने से आपको मिलने वाला है कार्य। तो कार्य W बराबर हो जाएगा एफ कोस थीटा गुणा एस, एफ कोस थीटा गुणा एस। कोई दिक्कत है? एफ कोस थीटा गुणा एस मिलेगा तो W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्लियर है? W बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा। जल्दी से इसको उतारो फिर हम चलते हैं आगे, नोट करिए इसको। चलो देखो, W बराबर एफ एस कोस थीटा आ गया। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अगर मैं कहूं कि थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब बल आप इसी दिशा में लगा रहे हो जिस दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है, दोनों को, यानी आप खींच भी इसी दिशा में रहे हो और वस्तु चल भी इसी दिशा में रही है, दोनों गति और बल एक दिशा में हो गए, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। अतः कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, एफ गुणा एस गुणा कॉस 0 डिग्री, तो एफ गुणा एस गुणा 1, तो W बराबर बल गुणा विस्थापन। और ये जो W बराबर बल गुणा विस्थापन होता है ये अधिकतम होता है, अधिकतम कार्य। अगर आपको पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु द्वारा अधिकतम कार्य कब किया जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि जब बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जब बल विस्थापन की दिशा में या फिर विस्थापन बल की दिशा में हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम किया गया कार्य। कहने का मतलब जब आप कार को ऐसे खींचते हो तो कार्य अधिकतम नहीं होता है, क्योंकि अधिकतम कब होगा, जब ये ऐसे होगा। जैसे आप घरों के अंदर जब होली दिवाली पे सफाई करते हो तो अलमारी को खींचते हो, अलमारी को हम क्या करते हैं, बैठ के नीचे से एकदम ऐसे खिसकाते हैं तो अलमारी आसानी से खिसक जाती है। क्यों खिसक जाती है, क्योंकि आप जिस दिशा में खिसका रहे हो जो पोर्शन, उसी पोर्शन को पकड़ करके नीचे खींच रहे हो। कहने का मतलब बल आप उसी दिशा में लगा रहे हो जिस दिशा के अंदर आपको अलमारी को खिसकाना है। तो जब खिसकाने की दिशा और बल की दिशा दोनों एक हो तो अधिकतम कार्य के लिए दोनों की दिशा सेम रखनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं, सेकंड नंबर। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब कितना है, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब आप विस्थापन इधर चाह रहे हो, बल ऊपर लगा रहे हो, बल किधर लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो। बल अगर ऊपर लगा रहे हो, विस्थापन इस दिशा में लगा रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 90 डिग्री तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 का 0 हुआ मान, अतः कार्य का मान कितना होगा, कार्य W बराबर एफ एस कोस 90, और एफ एस कोस 90 आ जाएगा तो W बराबर एफ गुणा एस गुणा 0, तो कार्य बराबर 0। अरे वाह, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वस्तु को ऐसे चलाना चाह रहे हो और ऊपर खींच रहे हो, वस्तु को चलाना ऐसे चाह रहे हो, ऊपर खींच रहे हो, तो क्या होगा, वस्तु इधर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। अगर वस्तु उधर नहीं जाएगी तो जिस दिशा में आपको चलाना था उस दिशा में बल ही नहीं लग रहा, तो कार्य कहां से आएगा। क्योंकि परिभाषा क्या कह रही है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उत्पन्न हुए विस्थापन तथा उसी दिशा में लगने वाले बल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। समझ आ रही है बात? यानी विस्थापन और बल दोनों किस दिशा में होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए। अगर ये एक ही दिशा में होंगे तो कार्य आपका यही रहने वाला है। क्लियर? अरे क्लियर टू एवरीवन? चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर एक ब्यूटीफुल सी बात और करते हैं।
चलिए आगे देखो, आपने बोला कार्य 0 होगा, तो आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि जैसे कुली जो होता है, कुली अपने सामान को सर पे रख के ले जाता है, सामान को सर पे रख लिया और फिर आगे की तरफ चल रहा है, तो विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? इस दिशा में। कुल्ली बल किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ। कुल्ली का लगने वाला बल ऊपर की तरफ, विस्थापन आगे की दिशा में। तो विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के लंबवत हुए, तो कुल्ली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। कुल्ली द्वारा कार्य कितना होगा? 0 होगा। इसी तरीके से वृत्तीय गति जब करते हैं तो वृत्तीय गति के अंदर क्या होता है? कार्य 0 होता है। अभी समझाते हैं आपको कि वृत्तीय गति में कार्य 0 कितना होता है। पहले हम लिख देते हैं कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जूल को हम अर्ग में भी लिखते हैं, और अर्ग में कितना होता है? 1 जूल का मान 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। क्लियर है? ये एसआई सिस्टम के अंदर है। एसआई के अंदर, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गया। कार्य का MKS मात्रक, अगर आप 11वीं क्लास में साइंस में फिजिक्स लोगे तो MKS पद्धति में मात्रक देखने को मिलेगा। वो जूल कितना होता है? MKS पद्धति में देखो, कार्य जूल जो था वो होता है बल गुणा विस्थापन। बल को हम लिखते हैं न्यूटन से। बल को किससे लिखते हैं? न्यूटन से। बल होता है न्यूटन से और ये होता है मीटर से, तो इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर। और इसी को हम दूसरा मात्रक जो लिखते हैं, ये और लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, और है। न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर, सॉरी न्यूटन हो गया बल बराबर m गुणा a, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान आपका किलोग्राम के अंदर हो गया, त्वरण हो जाएगा मीटर स्क्वायर, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा में मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? ये मात्रक होता है MKS पद्धति के अंदर कार्य का। जल्दी से जल्दी उतार लीजिए मात्रक को, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए, लिख लिया होगा। अब देखो, इसी में एक टॉपिक की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। देखो इधर, किसी वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य, किसी वस्तु को अगर ऊपर उठाते हो तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो इधर, यह आपके पास कोई वस्तु है। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है। और इस वस्तु को यहाँ से लेकर के ऊंचाई कितनी उठाई है? h ऊंचाई तक उठाया है। अगर आपने वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाए, अगर हम किसी भी वस्तु को h ऊंचाई तक उठा रहे हैं तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा। देखो, अगर कोई वस्तु नीचे पड़ी हुई है तो नीचे की तरफ भार बल लगता है। जैसे मैं हूं, मुझे वस्तु मान लो, मैं अगर वस्तु हूं तो मेरा जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान के नीचे की तरफ m गुणा g लगेगा, वो mg भार बल होगा मेरा। अब बल नीचे की तरफ लग रहा है, अगर मुझे उठाना है तो उतना ही बल आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। अरे भाई लोग, कहने का मतलब ये है कि mg इसके नीचे की तरफ लग रहा है,
mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको अगर ऊपर उठाना है, ऊपर कब उठेगा? जब आप इतना ही बल ऊपर की दिशा में लगाओगे या इससे ज्यादा लगाओगे, तो कम से कम इतना तो बल लगाना ही पड़ेगा, और कम से कम इतना बल लगाना ही पड़ेगा, अर्थात ऊपर की तरफ लगाया गया बल कितना होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। अब mg बल लगा करके आप इसको उठाकर यहां पहुंचा रहे हो, तो विस्थापन कितना करना पड़ेगा? यहां से यहां तक विस्थापन कितना है? h है। तो उठाया जाए तो वस्तु पर बल कितना होगा? बल F बराबर mg के बराबर हो जाएगा। जितना द्रव्यमान गुणा त्वरण, उस वस्तु का जितना द्रव्यमान है उसको उसी द्रव्यमान से ऊपर उठाएंगे, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या हो गया? बल का मान हो गया। अगर बल का मान आ गया तो किया गया कार्य कितना होना चाहिए? तो किया गया कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन आपके पास कितना है? बल हो गया mg और विस्थापन है h, तो W बराबर mg h के बराबर आएगा। W किसके बराबर आएगा? mg h के बराबर आएगा। और ये जो कार्य है वो भी किसमें है? जूल में है। किसमें है? जूल में है। क्लियर है? यही आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में देखोगे। ऊर्जा जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो mgh के बराबर ही होती है, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बच्चे डाउट में ये भी पूछ लेते हैं कि सर ये तो ऊर्जा का है, हमें कैसे पूछ लिया? तो बच्चों डिलीटेड पोर्शन नहीं है, ये चीज़ कार्य की है, ये हम कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने ऊर्जा की कोई बात नहीं करी है, हमने सिर्फ इसको ऊपर उठाया है। जो वो कार्य का मान ऊर्जा के बराबर जरूर आ रहा है, लेकिन वो है कार्य। समझ आई? और ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है, ध्यान रखना, इस बात को नहीं भूलना। जल्दी से इसको उतार लीजिए, नोट कर लो। चलो, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम कल के क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको पढ़ने का एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी है रिवीजन करने की। आपके पास इतना टाइम है, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आपके रहे हुए हैं उनको ज़्यादा फोकस कीजिए, और पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखिए। पढ़ाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई अगर छोड़ दी तो बोर्ड के एग्जाम में आपको हवा भी नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि ये हमने कब पढ़ा था। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलो। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अपने हर एक जगह पे। क्लियर है? और उसी हिसाब से आप पढ़ते रहिए और इसको कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोट्स जरूर बनाएं, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।